नक्श ने मिंटू भनोट के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी और अपूर्व धारीवाल ने मिंटू भनोट का सुसाइड कांड पूरी प्लानिंग के साथ रच डाला था। भले ही राघव कपूर इस सुसाइड से सहमत नहीं था, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं यहाँ से कूदा तो मर जाऊंगा। मिंटू भनोट की आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। अगर तुम खुद कूदे तो शायद नहीं मरोगे, लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी बाहर नहीं आए और उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया तो जरूर इस कमरे में तुम्हारी मौत होना तय है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में जवाब देते हुए नक्श ने कहा। हालांकि अभी इस बात का कंक्लूजन नहीं निकला था कि दयानंद भनोट अपने घर से बाहर आएंगे या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे नक्श ने अपना पेशेंस खो दिया था। उसने मिंटू को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया और तुरंत ही उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फॉर्चुनेटली मिंटू ने एकदम सही समय पर रिएक्ट किया और जैसे तैसे खिड़की का हिस्सा पकड़ लिया। इस समय मिंटू खिड़की के बाहर झूल रहा था। तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर मिंटू। मैं तुम्हें जहां भेजना चाहता हूं वहां भेज कर रहूंगा। जेंटली नक्श ने मिंटू की पकड़ को लूज किया और देखते ही देखते मिंटू एक लंबी चीख के साथ खिड़की से नीचे चला गया। मिंटू के नीचे गिरते ही ग्राउंड फ्लोर पर लोगों का तांता लग गया था। डर के मारे कुछ लोग चीखते चिल्लाते नजर आए। नक्श और राघव कपूर खिड़की के पास ही खड़े थे और उन्हें जमीन पर बड़े अमाउंट में खून नजर आ रहा था। मिंटू भनोट पूरी तरह से मोशनलेस था। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गया। वो सीन देखकर राघव कपूर ने गहरी सांस लेना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था। किसने सोचा होगा कि इंपीरियल कैपिटल के अमीर बच्चे एक दिन बिल्डिंग की खिड़की से नीचे कूद जाएंगे। नीचे जाओ और मिंटू की कंडीशन चेक करो। अगर वो मरा नहीं है तो नजदीकी हॉस्पिटल को खबर करो। नक्श ने लगातार राघव का कंधा थपथपाते हुए कहा। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। भनोट परिवार खुद इस कांड का जिम्मेदार है। ऑफ कोर्स राघव कपूर नक्श की दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता था। कौन सही है और कौन गलत है ये जानने का अभी समय नहीं था। तुरंत ही राघव उस कमरे से बाहर निकला और भागते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। नक्श फिर से सोफे पर जाकर बैठ गया था। अपूर्व धारीवाल ने नक्श को थम्स अप दिखाते हुए फिर से दारू पीना शुरू किया। तुम वाकई में काफी जेनरस हो। अपूर्व धारीवाल को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके शब्द तो नक्श की तारीफ से भरे हुए थे। दरअसल तुम्हारा ये स्टेट ऑफ माइंड देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इंपीरियल कैपिटल वो जगह है जो म्यूचुअल डिसेप्शन से भरी हुई है। तुमने मिंटू भनोट को खिड़की से नीचे फेंक दिया, लेकिन तुम्हारे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा है, लेकिन एक सजेशन और देना चाहता हूं। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो इस खेल में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। चिंटू मखीजा जो साइड में ही खड़ा था, वो इतना डर गया था कि उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। वो अपने घुटने टेकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। बड़े दुख की बात है, ऑर्डिनरी लोगों की आंखों में मिंटू भनोट और चिंटू मखीजा का बैकग्राउंड जबरदस्त था। कोई भी उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन इंपीरियल कैपिटल के हाई क्लास लोगों के सामने ये लोग कुछ नहीं थे। उनके लिए चिंटू मिंटू का अस्तित्व मैटर ही नहीं करता था। मिंटू भनोट के साथ आज जो कुछ भी हुआ, हाई क्लास लोग उस कांड को मुद्दा बनाते हुए लोगों को एजुकेट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किसके सामने कैसे पेश आना होता है। हालांकि नाइट क्लब में जो कुछ भी हुआ उसे केओस तो होना ही था। जब इंपीरियल कैपिटल के लोगों तक वो खबर पहुंची तो सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और नक्श का नाम इंपीरियल कैपिटल की सेकंड रेट फैमिलीज में बहुत पॉपुलर हो गया था। हालांकि एक और बात थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी इंपीरियल कैपिटल की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने किसी को भेजकर वजह जानने की भी कोशिश नहीं की थी। नक्श बेवकूफ नहीं था, वो इसके पीछे की वजह बहुत अच्छे से जान गया था। भले ही नक्श एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन इंपीरियल कैपिटल के लोग उससे नहीं डर रहे थे, बल्कि उन्हें तो नक्श के पीछे मौजूद अपूर्व धारीवाल से डर लग रहा था। इसी के साथ फाइनली नक्श को इंपीरियल कैपिटल में धारीवाल परिवार का स्टेटस बहुत अच्छे से समझ आ गया था। आज रात जो कुछ भी हुआ उससे सोसाइटी की काफी अगली साइड्स पता चली। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर है, वो सामने वाले की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप भनोट परिवार, मखीजा परिवार और मुथ्थू परिवार को ही ले लीजिए। क्या इन फैमिलीज के लड़कों ने इंपीरियल कैपिटल में कोई कांड नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन अब तक वो बचते बचाते कैसे आ रहे थे? क्योंकि उन लड़कों के पीछे जो ग्रुप या परिवार बैठा है
उसका इंपीरियल कैपिटल में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अगर वो एम्पायर के आयरन लॉ को सीरियसली अफेक्ट नहीं करते हैं तो उनके एक्शंस कोई मायने नहीं रखते और सरकार भी मुंह बंद कर लेती है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, करप्शन, जो आग की तरह पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। इस जमाने में हर कोई अपना फायदा देखता है, फिर भले ही वो आम इंसान हो या सरकार। अगर सरकार को किसी पर्टिकुलर परिवार या ऑर्गेनाइजेशन से फायदा हो रहा है तो फिर वो परिवार या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करे, सरकार मुंह बंद करके बैठी रहेगी। सभी को अपने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बड़ी है, दुनिया की किसे फिक्र है। मेजर सिचुएशंस में कोई भी कमजोर की बात नहीं सुनता है। सबकी आंखें ताकतवर परिवार या ऑर्गेनाइजेशन पर होती है, उनकी बात सुनी जाती है और कमजोर को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में इंसान की ताकत ऑर्गेनाइजेशन की ताकत से भी ज्यादा होती है। इतिहास गवाह है और हमने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं। आपको पुराने घातक राजा याद ही होंगे, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। फैसला लेने में निपुण और हमला करने में सबसे आगे। घातक राजाओं ने कमजोर लोगों को और कमजोर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सामने टिकने नहीं दिया था। कितने ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे हराने या नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। यह बात सिर्फ इंडिविजुअल पावर्स की हो रही है। इसी तरह दुनिया में ऐसा एक और जनरल था जिसने सोल्जर्स को पहले सरेंडर करने के लिए कहा और उसके बाद 400 सोल्जर्स को मार डाला। हिस्ट्री में लोग उसी पावरफुल राजा को याद रखेंगे। वीक नेशंस या कमजोर लोगों की तरफ कौन ध्यान देता है? इस पॉइंट पर नजर डालते हुए अगर हम फिर से अपनी कहानी में चलें तो इंपीरियल कैपिटल के हायर अप्स में धारीवाल परिवार का बोलबाला है। भनोट परिवार, मखीजा परिवार और मुथ्थू परिवार उनके सामने क्या है? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। तभी तो अपूर्व धारीवाल शुरू से इतना कॉन्फिडेंट था और नक्श को मिंटू भनोट को नीचे फेंकने के लिए उकसा रहा था। हालांकि चिंटू मखीजा अब एक आखिरी इंसान बचा था। नक्श की मार को अगर साइड में रखें तो इस समय उसे अपनी किस्मत से ज्यादा डर लग रहा था। मिंटू भनोट का एग्जाम्पल उसकी आंखों के सामने था। नक्श वो इंसान है जो किसी के नहीं सुनने वाला। ऐसे में चिंटू का सर चकराने लगा था। वो बस ये उम्मीद कर रहा था कि उसके परिवार की तरफ से किसी का कॉल ना आए और अगर आए तो वो माफी से ही शुरुआत करे। जल्द ही नक्श का फोन फिर से बजा। हालांकि इस बार कॉल किसी अननोन नंबर से नहीं बल्कि नोन नंबर से था। वो कॉल मिस्टर बलदेव कपूर का था और स्क्रीन पर उनका नाम देखकर नक्श थोड़ा चौंक गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद फाइनली नक्श ने उनका कॉल उठाया और कहा, मिस्टर कपूर, इतनी रात हो गई है, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मुझे लगा था तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। बलदेव कपूर का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, इतनी रात को अचानक से आपका कॉल आना ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। आपके कॉल को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फेक स्माइल के साथ नक्श ने कहा। हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। उसने बलदेव कपूर को मक्खन लगाने का काम बखूबी से निभाया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी थोड़ी और इज्जत करो और चिंटू मखीजा को छोड़ दो। मखीजा परिवार के मुखिया ने पर्सनली मुझे कॉल किया और चिंटू के बिहाफ पर तुमसे माफी मांगने के लिए कहा। धीमी आवाज में बलदेव कपूर ने कहा, मिस्टर कपूर, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं वाकई में किसी की जान नहीं लेना चाहता। मुझे तो बस मेरे एटीट्यूड से मतलब है। नक्श ने खुले अंदाज में अपने दिल की बात बलदेव कपूर के सामने रखी। मैं अभी अभी इंपीरियल कैपिटल आया हूँ और अपने लिए दुश्मनों की फौज क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जिंदगी और मौत के बीच का फर्क नहीं पता है, अगर वो मुझे प्रवोक ना करें तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा। गहरी सांस छोड़ते हुए नक्श ने अपनी बात खत्म की। फोन की दूसरी तरफ बलदेव कपूर शांति से नक्श की बात सुन रहे थे। उन्होंने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मखीजा परिवार का मुझ पे एक एहसान है। मैं उनकी इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बात को समझो और चिंटू को जाने दो। तुम्हारा यह एहसान मुझ पे उधार रहेगा। ऑलराइट, चूंकि आप कह रहे हैं तो भले ही मैं अप्रिशिएट करूं या ना करूं, लेकिन अगर मैंने आपकी ये बात नहीं मानी तो बहुत ही अनरीजनेबल होगा। भले ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, लेकिन अंदर ही अंदर नक्श काफी डिसअपॉइंटेड नजर आया। आफ्टर ऑल, उसे मखीजा परिवार के मुखिया या बाकी लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिला था और चिंटू की रिहाई की सिफारिश आ गई। आज रात भले ही नक्श के एक्शंस काफी क्रेजी थे, लेकिन सब कुछ उसके कंट्रोल में था। बलदेव कपूर से लेकर नागेश कपूर तक सभी ने नक्श को समझाया था कि इंपीरियल कैपिटल का कुआं
बहुत ही गहरा है और वहां अच्छे अच्छे मगरमच्छ भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। नक्श भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था। वो जान गया था कि अगर उसे इंपीरियल कैपिटल में अपनी दुनिया बनानी है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलकर कुछ नहीं कर सकता है। उसे जल्दी चलना होगा या भागना होगा, लेकिन उससे भी पहले उसे अपनी रेपुटेशन सेट करनी होगी। हालांकि नक्श आज रात खाली हाथ नहीं लौट रहा था। मुथ्थू परिवार के मुखिया उससे माफी मांग चुके थे। मखीजा परिवार के मुखिया ने बलदेव कपूर से माफी मांगने के लिए कहा था और मिंटू को वो खिड़की से नीचे फेंक चुका था। इंपीरियल कैपिटल आते ही नक्श का नाम छाने लगा था। ऑलमोस्ट उसका एक लेवल पूरा होने के कगार पर था। तुम यहां से जा सकते हो। नक्श ने अपना फोन साइड में रखा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चिंटू से कहा। मैं? तुम वाकई में मुझे यहां से जाने दे रहे हो? चिंटू को अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो काफी सरप्राइज नजर आया। तुम मखीजा परिवार के लोग वाकई में बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें पता है कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें किसका हाथ पकड़ना है। नक्श ने चिंटू की तरफ देखा तक नहीं और कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर तुम ऐसे घुटने टेक कर नीचे बैठने में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो इसी तरह बैठे रहो। वैसे भी मखीजा परिवार के मुखिया के पास बहुत पैसा है। तुम्हारी टांगों को कुछ हो गया तो नहीं लगवा देंगे। कौन सी बड़ी बात है? चिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे हिम्मत करते हुए उसने जमीन से उठने की कोशिश की और जैसे ही वो खड़ा हुआ वैसे ही लंगड़ाते हुए वहां से भाग निकला। जब अपूर्व धारीवाल ने देखा कि मैटर ऑलमोस्ट सेटल हो गया है तो उसने भी वहां से जाने का फैसला किया। एक ही सांस में अपना पैक गटकने के बाद उसने ग्लास को टेबल पर रखा और उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो एकाएक रुका और उसने पीछे मुड़कर नक्श की तरफ देखा। आज रात इंपीरियल कैपिटल में तुमने अपना नाम बना लिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे कजन भाई को भी इस खबर की जानकारी मिल गई होगी। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता वैसे ही अच्छा नहीं है और फ्यूचर में वो इंपीरियल कैपिटल में तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाला है। इसलिए मेरे सजेशन पर ध्यान देना और उस पर काम करना। धीमी मुस्कान के साथ अपूर्व धारीवाल ने कहा, फ्यूचर के लिए अपना एक अच्छा प्लान सेट करो और उस पर अमल करो। जब भी समय मिले तो मुझे दारू पिलाना मत भूलना। ये बोलने के बाद अपूर्व ने नक्श के रिएक्शन का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही वहां से निकल गया। क्या भनोट परिवार नक्श से बदला लेगा? क्या नक्श इस गहरे कुएं में फंसने वाला है या फिर उसे बाहर निकालने के लिए अपूर्व धारीवाल हमेशा मौजूद रहने वाला है? क्या नक्श और अपूर्व की जोड़ी इंपीरियल कैपिटल में गदर मचाने वाली है या फिर नक्श अकेला सुल्तान बनने के सपने देख रहा है? आगे इंपीरियल कैपिटल में क्या होगा? क्या नक्श की लंका लगेगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।